हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें मैं लगभग 15 प्रश्न आपको हल करके बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा। उनको बहुत ही कम समय में आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। थंबनेल में जैसे कि आपको प्रश्न दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है 1 मार्च 1920 को कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इसी तरीके से अन्य प्रश्न होंगे जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट होंगे। चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के कौन कौन से प्रश्न आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, होस्ट का संबंध जिस प्रकार से विमान से है, जिस प्रकार से संबंध होस्ट का विमान से, उसी प्रकार का संबंध रिसेप्शनिस्ट का किससे होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्यालय, फोटोग्राफर, गायक या नर्तक। तो जिस प्रकार का संबंध होस्ट का विमान से, उसी प्रकार का संबंध जो रिसेप्शनिस्ट है उसका संबंध हो जाएगा कार्यालय से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, श्रृंखला को पूरा करें। 5E7F11H17 के और उसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए इसको हम लिखते हैं 5E7F11H17 के और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे आया, यहाँ सबसे पहले ये ज्ञात करना है। तो जैसे 5 से 7 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें +2 करना पड़ेगा। उसके बाद 7 से 11 तक जाने के लिए +4 करना पड़ा है, और 11 से 17 तक पहुंचने के लिए हमें +6 करना पड़ा है। तो आगे की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में +2 करके जोड़ना होगा, यानी +8 करना होगा और हमें आगे की संख्या मिल जाएगी। जब हम +8 करेंगे, 17 में +8 करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से ई है, ई से एफ तक जाने के लिए क्या करना पड़ा है, +1 करना पड़ा है, और एफ से एच तक आने के लिए +2 करना पड़ा, और एच से के तक जाने के लिए हमें +3 करना पड़ा है। यानी अब आगे का जो अक्षर होगा उससे याद करने के लिए हमें +4 करना पड़ेगा, और +4 जब के में +4 करेंगे, यानी के 11वें स्थान पर एबीसीडी में होता है और के में 4 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में एबीसीडी में जो 15वें स्थान पर होता है वो होता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 25O। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऊर्ध्वाधर शीशा प्रतिबिंब दर्पण रखा हुआ है और उसके बाएं कोई चित्र बना हुआ है, तो उसका जो बाया हिस्सा जिस टाइप का दिख रहा है उस वो जब दर्पण में देखेंगे तो वही चित्र जो है वो दाहिनी तरफ दिखेगा। यानी कि जैसे कि ये शीशे के बाईं ओर रखा हुआ है, जब हम इसको शीशे में देखेंगे तो ये जो खाली स्थान वाला गोला है वो आपको दाहिनी तरफ दिखेगा, और जो भरा हुआ है वो आपको बाईं तरफ दिखेगा। इसी तरीके से ऊपर वाले में भी जो ये भरा हुआ है ये आपका दाहिनी तरफ आ जाएगा, और जो खाली स्थान वाला है ये आपको बाईं तरफ हो जाएगा। यानी इस टाइप से कौन सा चित्र बना हुआ है आप देखेंगे तो ये जैसे का तैसा ए वाला बना है, यानी ये गलत हो जाएगा। बी में देखेंगे तो बी बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है जैसे ये आपको है, तो बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी में आपको दोनों तरफ भरे हुए गोले दिख रहे होंगे, और डी में भी एक ही तरफ दोनों गोले भरे हुए दिख रहे हैं, इसलिए सी और डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अगर आप त्रिभुज को सही से चित्र को देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका त्रिभुज बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए एल एम बन रहा है पहला। दूसरा आपका त्रिभुज बन रहा है ए एम बी दूसरा बन रहा है। तीसरे पे अगर आप आएंगे तो आपका बन रहा है ए एल बी जो है तीसरा त्रिभुज बन रहा है। तो 3 त्रिभुज आपके यहां से हो गए। अच्छा, चौथा त्रिभुज आपका बनेगा KLJ। चौथा जो त्रिभुज है वो बनेगा KL और J। पांचवा त्रिभुज आपका बन जाएगा JIH का। JIH का जो बन जाएगा वो पांचवा त्रिभुज बन जाएगा। छठा त्रिभुज आपका बनेगा HGF का। HGF का छठा त्रिभुज हो गया। और सातवां त्रिभुज आपका बनेगा FDE का। FDE सातवां हो गया। और आठवें पे आपका आ जाएगा DBC। DBC आठवां त्रिभुज हो गया। अब नवा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, नवे नंबर पे आप देखेंगे तो JDA।
जे डी और ए जो है वो 9वें नंबर का त्रिभुज बन रहा है। और 10वें नंबर पे आप अगर देखेंगे तो 10वें नंबर पे आपका ए आई और ई, ए आई ई जो है ये आपका 10वां त्रिभुज बन रहा है। 11वें नंबर पे आपका त्रिभुज जो बनेगा वो आपका बनेगा जे डी और जी का, जे डी जी 11वें नंबर का हो जाएगा। और 12वें नंबर पे आपका बनेगा के सी और जी का, के सी और जी का। तो इस तरीके से इसमें 12 त्रिभुज जो हैं वो बन रहे हैं। 12 त्रिभुज बन रहे हैं, 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, यदि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है और डब्लू जेड के पिता हैं, तो जेड की बहन एक्स की रिश्ते में क्या हुई? तो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स वाई की बहन को लिख लेते हैं। एक्स जो है वो क्या है, वाई की बहन है। वाई की बहन एक्स है, यानी कि एक्स को माइनस से प्रदर्शित करेंगे और वाई का भी हमें जेंडर पता नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। फिर लिखा है जेड जो है वो वाई की माँ है। जेड जो है वो वाई की माँ है, माँ है मतलब इसे माइनस से लिख सकते हैं। डब्लू जेड के पिता हैं, तो डब्लू यहाँ पे हो जाएगा जेड के पिता हैं, प्लस कर देंगे। तो जेड की बहन एक्स की रिश्ते में क्या हुई? जेड की बहन जो है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए जेड की कोई बहन है, वो एक्स की रिश्ते में क्या लगेगी ये बताना है। तो जैसे जेड एक्स की माँ है, जेड जो है वो एक्स की माँ है, तो एक्स की माँ की बहन जो होती तो मौसी लगती है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। जल प्रतिबिंब, जैसे कि हम किसी जल में देखते हैं ऊपर से, तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो वैसे उसी का उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसे हमारा सर जो है वो आपको दूर दिखेगा और जो पैर हैं वो आपको पास में दिखेंगे, यानी उल्टा हो जाता है। उसी टाइप से यहाँ पे इसका जल प्रतिबिंब बताना है कैसे बनेगा। तो ये जैसे इसका उल्टा करेंगे, ये आपका वर्ग है, ऐसे वर्ग बना है और इस वर्ग का आधा हिस्सा जो है वो भरा हुआ है। तो जब इसको हम पहले इधर को है और जब हम इस टाइप से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है वो भर जाएगा। यानी कि ऊपर का जब हम वर्ग बनाएंगे यहाँ पर, ये वाला हिस्सा आपका भर जाएगा और ये खाली हो जाएगा। तो इस टाइप से कौन सा प्रश्न बन रहा है? तो इस टाइप से आपका बन रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका बी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये खाली वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। तो ये तो पूरा भरा हुआ है, अगर हम इसको पलटेंगे तब भी भरा हुआ दिखेगा, लेकिन ये आधा हिस्सा खाली था, आधा भरा हुआ था। तो जब हम इसको नीचे की तरफ पलटेंगे तो ये खाली वाला ऊपर चला जाएगा, भरा वाला नीचे आ जाएगा। तो खाली वाला आपका नीचे आ गया, भरा वाला नीचे आ गया, खाली वाला ऊपर हो गया। तो ये आपका जो है भरा हुआ है और ये सॉरी ये खाली है और ये भरा हुआ है, तो ये ही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने से समीकरण सही बन जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और एक यहाँ पर समीकरण दिया गया है। 4 ऑप्शंस में दो दो चिन्ह दिए गए हैं। सभी ऑप्शंस के हम चिन्ह देखते हैं बदल के क्या होता है। सबसे पहले क्या है 15, फिर 5, प्लस के स्थान पे हमें माइनस लगाना है। तो 15 प्लस 5 है तो 15 माइनस 5 कर देते हैं। उसके बाद भाग जैसे कि तैसे रख देंगे 2, और माइनस की जगह पे प्लस करना है तो यहाँ पे हम +9 कर देंगे और गुणे में 3 बराबर 22। 22 लाना है दोस्तों। अगर हम 2 को 5 से भाग करेंगे, 5 को 2 से भाग करेंगे तो पॉइंट में आंसर आना चाहिए था। यहाँ तो पूर्णांक है पूरा, यानी कि ये वाला काम नहीं करेगा समीकरण। ऑप्शन नंबर बी भी रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी रखते हैं, गुणे के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर गुणा, यानी कि 15 प्लस की जगह पे 15 गुणे 5 हो जाएगा और भागे 2। तो फिर से आपको 2 का भाग जो है 5 का भाग 2 से करना है, तो ये भी पॉइंट में ही आएगा। तो पॉइंट में आपका ये जो है उत्तर आ नहीं रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन जो है बी, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में है, गुणे के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा,
यानी 15 प्लस 5 गुणे 2 माइनस 9 और गुणे के स्थान पे हमें भाग करना है 3। देखते हैं अब 22 आएगा कि नहीं आएगा। 15 प्लस 5 जो हो जाएगा, पहले 15 का 15 लिख लेते हैं, प्लस में 5 गुणे 2 करके लिखते हैं, हो जाएगा आपका 10 माइनस 3 का भाग 9 का भाग अगर हम 3 से करेंगे तो 3 आएगा। यानी 15 में अगर हम 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में समीकरण चिन्ह दिए गए हैं, तो इन चिन्हों को अगर हम इस समीकरण में रखते हैं तो इसका सही उत्तर 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। आपको यहाँ पर आकृति दी गई है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर खाली गोला चारों में दिया गया है, यानी कि ये 5वें में भी आएगा, 5वें में भी खाली गोला आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो पहला और तीसरा जो है एक टाइप से, लेकिन गोला और ये भरा हुआ जो आपको त्रिभुज है वो एक टाइप से दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको जेड दिखेगा, यानी जेड जो है आपको वर्ग के दाहिने कोने में सबसे ऊपर दिखेगा, लेकिन तीसरे में एक्स है, ये आपको बाएं कोने में सबसे नीचे दिखेगा। ठीक, तो यानी कि अब जो इसका तीसरा वाला भाग बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, तीसरा वाला जो है वो यहाँ पे बनेगा। यानी कि अब ये जो गोला है और ये त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। त्रिभुज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा भरा हुआ। ठीक, उसके बाद आपको बी बनेगा। क्यों क्यों बी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, सब एक एक माइनस होता जा रहा है। एक जेड है, उसके बाद वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू आया, अब कौन सा आएगा, वी आएगा। अब देखिए सबसे पहले ये दाहिने कोने में था, उसके बाद बाएं कोने में वाई हुआ, फिर बाएं कोने में नीचे की तरफ x हुआ, उसके बाद में दाहिने कोने में नीचे की तरफ w हुआ। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा सबसे ऊपर और v हो जाएगा, तो यहाँ पर v आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, 1 मार्च 1920 को कौन सा दिन था। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले महीनों का कोड लिखा जाता है 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। ये पूरा 12 महीनों का कोड हो जाता है और जो डेज होते हैं उनका कोड 0 से लेकर आपका 6 तक हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो इसी सबसे पहले 1 मार्च का निकालना है, तो जो 1 मार्च है इसको 1 लिख लेते हैं। मार्च का कोड आपको तीसरे नंबर पर मिल जाएगा, 3 होता है तो +3 कर देंगे। उसके बाद वर्ष का जो लास्ट के 2 डिजिट है उनको लिखते हैं, तो प्लस में 20 कर देंगे। और 20 में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, यानी 5 बार इसका भाग होगा, तो जितना भागफल होता है वो लिखते हैं, तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जो 1900 बचा हुआ है, यानी जो 1900 आपकी शताब्दी है, इसका कोड, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, तो 0 होंगे, तो 0 लिख लेते हैं। उसके बाद सबको जोड़कर और 7 से डिवाइड करेंगे, तो सबको अगर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 29, यानी 29 को 7 से अगर हम भाग करते हैं तो 7 चौक 28, एक आपको शेष बचेगा। तो 0 से 1 पर आने के लिए, यानी कि दूसरा दिन जो होता है सप्ताह का, वो आपका आ जाएगा। दूसरा दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है। 0 पे आपका संडे है, दूसरे और पहले पे आपका मंडे हो जाएगा, यानी सोमवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोमवार कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, सोमवार। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, श्रृंखला को पूरा करें। पहले दिया गया है UTS, उसके बाद QPO MLK IHG, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो UTS से QPO तक जाने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले ये देखते हैं। तो UTS QPO, अब देखिए यहाँ पर U जो है आपका 21 पे होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 21वें स्थान पे, T 20 पर और S जो होता है वो 19 पर होता है। तो U से Q तक आने के लिए क्या किया गया है, Q जो होता है 17 पे होता है। तो अगर हम 21 में 17 में 4 जोड़ देंगे, 17 में 4 जोड़ देंगे तो आपका 21 हो जाएगा, यानी कि -4 किया गया है। ऐसे ही T से P तक आने के लिए, P जो होता है 16वें स्थान पे होता है, तो प्लस यहाँ पे -4 किया गया है।
उसके बाद S 19 पर होता है, O जो होता है वो 15 पर होता है, तो 19 माइनस 4 करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी -4 हुआ है। तो सभी में अगर -4 करेंगे, ऐसे ही अगर आप 15 में Q जो है, Q में अगर -4 कर देंगे तो आपका 13 आ जाएगा, यानी M आ जाएगा। उसके बाद 16 में -4 करेंगे तो 12 आएगा, और 15 में -4 करेंगे तो 11 आएगा। ऐसे ही आपका 13 में अगर -4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, और 12 में -4 करेंगे तो 8, यानी कि IHG आ जाएगा। ऐसे ही I में अगर -4 कर देंगे, I जो होता है 9वें स्थान पे होता है, और 9 में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5वें स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में E आता है। और ऐसे ही अब 8 में, यानी H जो होता है 8वें स्थान पे होता है, 8 में -4 करेंगे तो 4 बचेगा, और 4 जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में D आता है चौथे स्थान पे। G 7वें स्थान पे होता है, 7 में -4 करेंगे तो 3 बचेगा, और तीसरे स्थान पे क्या आता है आपका C आता है। तो EDC ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो EDC किसमें है? ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर A इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 हो गया। 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? समीकरण आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 12 + 18 × 24 / 6 - 3 = 19। बताना है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में जो चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों को आपस में बदलने पर कौन से ऐसे जो दो चिन्ह हैं जिनको आपस में बदलने पर लास्ट में 19 इसका उत्तर आएगा। सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं 12, और पहला वाला चेक करते हैं, गुणा और भाग। जहां पे गुणा होगा उसको भाग लिखेंगे, जहां पे भाग होगा उसको गुणा लिखेंगे। तो 12 + 18 भागे 24 और गुणे में 6 - 3 करेंगे। इसको अगर हल करना हो तो आप क्या करेंगे, 24 को भाग 18 से नहीं हो पाएगा, यानी कि पहला वाला जो है पहले ही गलत हो गया, यानी 18 का भाग 24 से संभव नहीं है। दूसरा वाला अगर हम करके देखते हैं, प्लस के स्थान पर गुणा और गुणे के स्थान पर प्लस करें, तो यहाँ पर 12 × 18 हो जाएगा। 12 × 18 + 24 भागे 6 - 3। तो यहाँ पे सबसे पहले बदमाश सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो 12 × 18, 6 को अगर हम 24 को अगर 6 से भाग करते हैं तो 4 आएगा। 6 चौको 24 - 3 करेंगे। फिर 18 को 12 से गुणा करेंगे, तो 12 × 8 = 96, और 12 × 1 = 12, 9 आपका हो जाएगा 21, 216, प्लस 4 - 3 कर देंगे तो 1 आएगा, यानी ये आ रहा है 217। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी गलत हो जाएगा। 19 आना चाहिए, 217 नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में गुणे के स्थान पर भाग के स्थान पर प्लस करना है, और प्लस के स्थान पे भाग करना है। तो 12 भागे 18 गुणे 24 + 6 - 3। तो 12 भागे 18 को 12/18 लिख सकते हैं, गुणे में 24 + 6 - 3 कर सकते हैं। तो 12/18 को अगर हम 6 से भाग कर दें तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 हो जाता है, यानी 2/3 में आ जाएगा। 24 गुणे में 24 + 6 - 3 हो जाएगा। तो अब अगर हम 24 को 3 से गुणा भाग करते हैं तो 3 और 8 24 हो जाएगा, यानी 3 कट जाएगा। अब क्या बचेगा समीकरण हमारा, 2 × 8 + 6 - 3। अब इसको अगर हम हल करें, 8 दूनी 16 + 6, 16 + 6 - 3, 16 6 हो जाता है आपका 22, और 22 में -3 करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो 19 यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी अभी जो आज के समय में बताया जा रहा है कि इनका जो अनुपात है वो 3:8 है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अनुपात का अंतर ज्ञात करते हैं। तो 3 और 8 में क्या अंतर है, 5, यानी 8 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। तो बताना है कि अगर दोनों का अंतर 5 है तो एक के बराबर कितना आएगा। तो 25 को 5 से हम भाग कर देंगे, 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा, यानी 1 के बराबर आ जाएगा 5।
तो लीला की आयु आज के समय में हो जाएगी 15, और जब जन्म हुआ था उस समय उसकी 25 वर्ष थी, तो 8 को अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा, यानी उनकी उसकी जो माँ है उसकी जो वर्तमान अभी इस समय जो आयु हो जाएगी वो 40 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40। 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा जो है आकृति आएगी ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो ये जो आपको भरा हुआ कोना दिख रहा है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, यानी कि ये 90 डिग्री जो है, ये जो भरा हुआ कोना है ये घूम रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर से 90 डिग्री घूमेगा तो आपको बाईं तरफ सबसे नीचे वाला कोना भर गया है। अब अगर आगे की तरफ फिर से भरना है तो क्या करना होगा, 90 डिग्री ही ये आगे बढ़ेगा। तो 90 डिग्री आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, ये वाला कोना आपका जो है फिल हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए ये जो ब्लैक वाला है, पहले ब्लैक होता है, उसके बाद खाली वाला गोला आपको नीचे मिलेगा, फिर से ब्लैक आपको बाईं तरफ मिलेगा, उसके बाद भी खाली वाला। तो आपको यहाँ से फिर यहाँ तक आने के लिए क्या होगा, ये गोला होगा और यहाँ पर एक खाली गोला आ जाएगा। तो खाली गोला और भरा दोनों खाली गोले होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा इसी टाइप का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, कथन दिया गया है 27 वर्ष के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। धारणाएं क्या हैं, जो 27 वर्ष तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा नहीं माना कि मिहिर कलाल जो है वो 27 वर्ष तक कारावास में रहा उसके बाद राष्ट्रपति बन गया, लेकिन ये कोई योग्यता नहीं जो कि जो 27 वर्ष तक कारावास में रहेगा वही राष्ट्रपति बनेगा, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो कारावास में जाएगा, बाहर रह के भी लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया गया है ना तो 1 और ना ही 2, अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बी सी का देवर या साला है, सी एफ की पुत्री है। तो जब पुत्री है तो बी क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा। सी का देवर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। देवर है इसको प्लस से लिखते हैं, सी को माइनस से लिखते हैं, क्योंकि बी सी की जो है बी जो है देवर है, तो सी भाभी हो जाएगी। सी एफ की पुत्री है, सी जो है वो एफ की पुत्री है, एफ को ऊपर लिख देते हैं। अभी एफ का जेंडर नहीं पता है, जिसकी केवल एक पुत्री है और एक पुत्र है, यानी कि सी का कोई भाई भी है, एक पुत्र है। ए बी का एकमात्र भाई है, ए जो है वो बी का एकमात्र भाई है। तो जब एकमात्र भाई है ए बी का, तो ए की शादी जो हुई होगी वो सी से हुई होगी, क्योंकि बी तो देवर है सी का, तो इसकी शादी जो हो गई सी से हो गई। सी विवाहित है किससे, ए से। ए का पुत्र सी के भाई से किस प्रकार से संबंधित है, जैसे कि ए का पुत्र इस सी के भाई से किस प्रकार का संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा भतीजा या फिर भांजा। भतीजा या भांजा इसका सही उत्तर हो जाएगा, भतीजा या भांजा इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो बहन का लड़का होता है वो भांजा ही कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।